Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Bhanu Priya and I'm your educator for the Sociology component of Supervisor post and Social Welfare Office. So we are continuing our series of MCQs discussion of the previous paper which was held in 2015-16. In our last session, we discussed 40 questions, and now in this session we are continuing with the rest of the questions, which are almost 45 questions. So let us begin with the first question. Question number 41. Shraddha is an 8-year-old girl, but her parents are not able to send her to school due to poor economic conditions. Under which of the following articles is free and compulsory education a fundamental right? So here, what do we have to see? कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का under which the children have a fundamental right of free and compulsory education. इसमें डिस्कशन वाली कोई बात ही नहीं है. दिस इज आर्टिकल 21A. So option A is the answer. Question number 42. Which of the following is the main reason behind hysterical illness in females? So ये हमारा psychological disorders से question आया है, which is again a part of the syllabus for this year also. तो हमारी हिस्टेरिकल इलनेस इन फीमेल्स. हिस्टेरिकल इलनेस क्या होती है? जब कोई एकदम से किसी सिचुएशन से घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, या एकदम से यू स्टार्ट लाइक ओवर ब्रीदिंग एंड ऑल. तो वो सब फीमेल्स में इस तरह की डिसऑर्डर या इस तरह की प्रॉब्लम कब देखने को मिलती हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रेस्ड फीलिंग्स, मॉल न्यूट्रिशन, पोजेशन बाय घोस्ट और पुअर इन्वायरमेंट. पोजेशन बाय घोस्ट, पुअर इन्वायरमेंट आर नॉट द सूटेबल ऑप्शंस. मैल न्यूट्रिशन से भी ऐसा नहीं होता. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिप्रेस्ड फीलिंग्स. जब कोई अपनी फीलिंग्स को बहुत देर तक दबा के रखता है या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, सो यू गेट सफर्ड फ्रॉम हिस्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 43. डिस्टिंक्टिवनेस, स्मॉलनेस एंड सेल्फ सफिशिएंसी आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? नॉट. ये फीचर्स, डिस्टिंक्टिवनेस, स्मॉलनेस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, किन सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? छोटी सोसाइटी, सेल्फ सफिशिएंट और बाकी से अलग. ये कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिशनल या फिर विलेज सोसाइटीज़ का या छोटी कम्युनिटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सो दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ which is it Redfield's little community, Tony's Gemin Shaft, Durkheim's mechanical solidarity और Tony's Jessel Shaft. So हमने अपनी कम्युनिटी की जब क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराई है, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हमने की हैं या सोसाइटी की टाइप्स हमने की हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडारिटी दुर्खीम ने दिया है ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाली सोसाइटी, और टोनीज ने दी है जेमिन शैफ्ट एंड जेसल शैफ्ट. रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है लिटिल एंड ग्रेट कम्युनिटी. सो द answer for this becomes Tony's Jessel Shaft. Okay, क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडारिटी में भी दिस इज द फीचर. जेमिन शाफ्ट फीचर्स यही हैं, और लिटिल कम्युनिटी यानी कि जो विलेज कम्युनिटीज़ होती हैं उनके ये फीचर्स हैं. बट जेसल शाफ्ट क्या है? मॉडर्न सोसाइटी होती है. मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को टोनीज ने कहा है जेसल शाफ्ट. 44. A beggar is singing a folk song and asking for money in a train compartment. He is an example of religious beggar, able-bodied beggary, invalid beggars और tribal beggars. तो यहाँ पे हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? That he is singing a folk song. फोक सॉन्ग. बेगर तो वो है, बट वो फोक सॉन्ग गा के किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में, ठीक है, भीख मांग रहा है, तो हम उसे कहेंगे ही इज़ अ रिलीजियस बेगर. इट्स नॉट मेंशन हियर कि वो कोई रिलीजियस गाना गा रहा है, सो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन. एबल बॉडीड बेगरी, उसकी बॉडी की टाइप पे भी कोई हमें इनपुट नहीं मिला है क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं है. इनवैलिड बेगर, ऐसा कुछ टर्म नहीं है. ट्राइबल बेगर, येस. वाई? बिकॉज वो फोक सॉन्ग गा रहा है, तो माइट बी अ ट्राइबल, सो इट्स अ ट्राइबल बेगर. So option D is the answer for question 44. Move on to question number 45. एक सोसाइटी में every person is free like wild animal in forest. ठीक है, a type of society जहाँ पे कोई rules and regulations नहीं हैं and everybody is free like wild animal. तो ये किस टाइप की लिबर्टी की बात हो रही है यहाँ पे? सोशल लिबर्टी? नो. यहाँ पे तो हमने कहा कि कोई रूल ही नहीं है, everybody is acting like wild animals. नो,
नेचुरल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, मॉरल लिबर्टी. मॉरल्स की बात यहाँ नहीं होती, पर्सन नहीं है तो नेचुरल लिबर्टी. ओके, एज इट एग्जिस्ट्स इन नेचर. सो नेचुरल लिबर्टी. Natural liberty, option number B is the answer for question 45. Question number 46. Which of the following is not a prevention method under the Ujjwala scheme for the women and child trafficking? Now, for those who know what is Ujjwala scheme, good for them, and who do not know, it is written, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, for women and child trafficking. So that is कि फॉर women and children in difficult situations who are being trafficked, जो उज्ज्वला स्कीम है उसके अंडर कौन सा मेथड नहीं आता. फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ बालिका और बाल संघ, ये आता है. फॉर्मेशन ऑफ टेलीफोनिक हेल्पलाइंस, अवेयरनेस जनरेशन थ्रू स्ट्रीट प्लेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स, ये सब इसमें आते हैं. सो व्हाट इज नॉट कवर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ टेलीफोनिक हेल्पलाइंस. सो ऑप्शन बी बिकम्स द आंसर. टेलीफोनिक हेल्पलाइंस बनाने से कैसे हम विमेन या चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हेल्प कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं. सो इट इज़ कम्प्लीटली एन आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शन. जिनको नहीं भी पता स्कीम क्या है, आप अच्छे से ऑप्शंस को अगर रीड करें सो यू कैन अराइव एट द करेक्ट आंसर. Question number 47 is, which of the following statements about socialization is false? Let us read the options कि socialization के बारे में कौन सी statement जो है वो correct नहीं है. First is, it is a process of acquiring knowledge. Yes. It is a continuous process. Very true. It is common in every group. It defines the norms of a society. So of course socialization से members of society उसकी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. थ्रू आउट द लाइफ वी कीप ऑन गेटिंग सोशलाइज्ड एंड इट डिफाइंस द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज टॉट टू अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. तो इट इज़ कॉमन इन एवरी ग्रुप. दिस इज़ द ऑप्शन बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट. इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़. सोशलाइजेशन हर सोसाइटी अपने मेम्बर्स की अपने अपने तरीके से करती है. सो इट इज़ नॉट सेम और कॉमन इन एवरी ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 48. अगेन अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज, Ramesh gets injured in a road accident and loses his left leg. His economic condition is also very bad. Now he is thinking of opening a general store in his village. He submitted his business proposal to get a grant from the government under Jkssb scheme. His total cost of business is rupees 30,000. How much subsidy would he get under the scheme? First of all, what is this scheme? First of all, what is this scheme? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत रमेश, जिसका रोड में एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक टांग टूट चुकी है या उसकी एक टांग टोटली लॉस्ट हो गई है, बिल्कुल वो उस पर नहीं काम कर सकता. उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब है. अब वो सोच रहा है कि मैं कोई दुकान खोल लूँ और उसको उसमें 30,000 का खर्चा आएगा, तो उसको इतना सब्सिडी मिलेगा इस स्कीम के अंडर. द आंसर इज 1/3. दैट इज रुपीज़ 10,000 becomes the answer. Okay, so option C is the answer for question number 48. Question number 49. Whose concept is based on French Declaration of Rights of Man and of the Citizen? ये किसका concept है which is based on French Declaration of Rights of Man and of the Citizen? So the options are John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes or Thomas Paine. So the answer for this is रूसो. ये किसका कॉन्सेप्ट है? रूसो का कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 50. राधा इज 6 months प्रेग्नेंट और उनकी मदर इन लॉ चाहती हैं कि उनके फीटस का, बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाए टू नो वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय चाइल्ड.
So when she asked the doctor to conduct a scan and determine the sex of the fetus, डॉक्टर ने बिल्कुल उसको strictly मना कर दिया उसकी सास को कि ऐसा नहीं हो सकता and it is a crime. So let us answer that the doctor is talking about which of the following laws. Is it Prenatal Diagnostic Technique Act 1994, Medical Termination of Pregnancy? No, medical termination कैसे हो सकता है, वो abortion की बात नहीं कर रही, वो सिर्फ sex determination की बात कर रही है. IPC 1860 or amniocentesis, none of them, but the option is A, that is prenatal, पैदा होने से पहले ही diagnose किया जाए कि what is the sex of the fetus inside the womb. So option A becomes the answer. Question number 51. Under which article of the Constitution of India is the state directly to provide maternity relief to female workers? So maternity relief, that is that when women are pregnant or after that maternity relief women workers को दिया जाए when they give birth to a child, it is guaranteed under which article of the Indian Constitution? Article 14 talks about right to equality, Article 15 talks about against discrimination, Article 51A is a directive principle of state policy, so it talks about the international relations. So Article 42 is the आंसर. ओके, आर्टिकल 42 के अंडर मटर्निटी रिलीफ की बात की गई है. लेट्स कंटिन्यू. Question number 52, what does it say? Which of the following is not an objective of the National Plan of Action exclusively for the girl child 1991-2000? What is not an objective of the National Plan for the girl child? Ban the practice of amniocentesis for sex determination, end gender disparity in infant mortality rate, reduce deaths due to diarrhea by 50% among girl children under 1 year, or provide safe drinking water and ensure access to fodder and drinking water. Which is not an objective of the national plan? I think the option D does not go at all with it, because of course आपको prenatal या फिर amniocentesis की practices को ban करना so that there are no female feticide, ये बात होती है इसमें, and the gender disparity in infant mortality rate. infant mortality rate में भी female जो हमारे infants हैं उनकी death ज़्यादा होती है, तो this disparity also has to be taken care. Reduce deaths due to diarrhea by 50% among girl children under 1 year, provide safe drinking water and ensure access to fodder and drinking water. So this is not a part of the national plan of action for the exclusively for the girl child. Okay friends, let's move on to the next question. According to Malthusian theory of population growth, which of the following is a positive check on population? Positive check. Malthusian theory of population बहुत famous theory है या एक बहुत पुरानी theory है, which talks that how the population grows and how the population growth is dangerous and how it can be controlled. Excuse me. So according to him, there are two types of checks. One are positive checks and second are preventive checks. जब वो पॉजिटिव चेक्स की बात करते हैं तो कहते हैं वॉर या फ्लड जैसी सिचुएशंस जब आएंगी तो अपने आप लोग मर जाएंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी. प्रिवेंटिव चेक्स में वो कहते हैं बर्थ कंट्रोल करें थ्रू अबॉर्शंस और यूजेज ऑफ अदर टेक्निक्स और डिलेड मैरिजेस की शादियां ही ना करें, तो ये प्रिवेंटिवली पॉपुलेशन को रोक देगा. ठीक है. सो पॉजिटिव चेक्स में क्या आ जाता है? नाउ लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. मॉरल स्ट्रेन, बर्थ कंट्रोल, लेट मैरिज और वॉर. सो वॉर, ऑप्शन सी. प्लीज इग्नोर बिकॉज द ए बी सी आर रिटन थोड़ा सा हैफिजड हो गया है, बट आंसर फॉर द पॉजिटिव चेक इज वॉर. Let's move on to question number 54. Society X has a population of 4 lakh where crude death rate was 4.5
एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 55 ईयर्स इन 2000. 2000 में, ईयर 2000 में किसी सोसाइटी का क्रूड डेथ रेट जो है वो था 4.5 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की जो एवरेज लाइफ थी वो थी 55 ईयर्स. वाइल 2010 में 10 साल के बाद लोगों की जो क्रूड डेथ रेट है वो 4.5 से कम होकर 3.4 हो गया है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 से बढ़कर 60 ईयर्स हो गई है. तो यानी कि लोग ज़्यादा जी रहे हैं और कम मर रहे हैं. दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? इम्प्रूवमेंट इन बर्थ रेट? नो, बर्थ रेट इम्प्रूव होने से तो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने का हमें मिल सकता है कोई फैक्टर, बट नॉट एनी ऑफ देम. इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन? No. Improvement in education? Not related. Improvement in medical facility? Yes, because if medical facility is improved, only then death rate reduces and the life expectancy also improves. So option number D. Option D is the answer for question 54. Let's move on to question 55. When was the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY launched in India? When was it launched? Very simple question. This is option A. दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 56. When was which of the following areas are increasingly becoming the most important indicators of social development? Social development के सबसे important indicators क्या हैं? Adult education and training, job satisfaction and wage compensation, sanitation and hygiene, or sex ratio and mortality rate. Increasingly becoming is the catching word. Catch आपका यहाँ पे है. Increasingly becoming. Which of the areas are increasingly becoming the important indicators of social development? क्या indicators हैं दिन मतलब with the टाइम के साथ क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सो दैट वी कैन से दैट येस दिस सोसाइटी हैज़ अ गुड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. इट इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वेज कॉम्पनसेशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन. दे आर वेरी बेसिक थिंग्स. सेक्स रेशियो, मॉर्टेलिटी आर पॉपुलेशन का हिस्सा है. जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वेज कॉम्पनसेशन ये भी नहीं है. बट एडल्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कि आपकी सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बड़ों की एजुकेशन कैसी है, एट द सेम टाइम how well they are trained, how skillful the population is, they are becoming the important indicators of social development. So answer becomes option A. Which of the following statements is true about occupation as a social indicator? Once again, social development की बात है या आपका जो हमारा सिलेबस का जो component social development है उसका या फिर एक क्वेश्चन एक और हमें मिल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू कि ऑक्यूपेशन को हम सोशल इंडिकेटर मानते हैं. तो व्हाट स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इट? कि किसी के पास अगर कोई ऑक्यूपेशन है, कोई काम है अगर किसी के पास करने के लिए, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द स्किल्स प्रेजेंट इन सोसाइटी. एक्सक्यूज मी. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट. It indicates the population growth, or it is the most important indicator of youth growth. ये we can see ये दो चीज़ें तो नहीं हैं. It is the most important indicator? No. It indicates the skill present in society. So option A is the answer. किसी के पास या फिर किसी सोसाइटी में कितना ऑक्यूपेशन है लोगों के पास, ये इंडिकेट करता है कि वो सोसाइटी के लोग कितने स्किलफुल हैं. Excuse me, please. 59. Question. After 1 month of his father's death in a car accident, Vinay is experiencing insomnia and is unable to drive a car. He would be suffering from what kind of psychological disorder? So here the psychological disorder question एक और. पहले हमने hysterical illness जो है वो question देखा. Now one more question. That विनय के फादर की डेथ के बाद, उनके फादर की डेथ हुई है कार एक्सीडेंट में, तो विनय इज़ नॉट एबल टू ड्राइव अ कार. एट द सेम टाइम उसे नींद भी नहीं आती है. तो व्हाट कैन वी से कि ये किस टाइप का उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? इज़ इट अ पैनिक डिसऑर्डर? नो, बिकॉज उसको कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है. द एक्सीडेंट इज़ ओवर. फोबिया, ही इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ समथिंग.
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर ये होता है कि किसी ट्रॉमा के बाद जब आप उसके स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे हैं, ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ PTSD। और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर होता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखकर, किसी पर्टिकुलर इंसान को या किसी सिचुएशन को देखकर जब आप एंग्शियस एंग्जाइटी में आ जाते हैं एकदम से। तो आई थिंक व्हाट डू वी से, उनकी डेथ हो चुकी है, आफ्टर दैट he is not able to come out of the stress, that is post traumatic stress disorder. So option C is the answer. Question number 60, which of the following schemes does not come under National Social Action Plan? National Old Age Pension Scheme, National Family Benefit Scheme, National Security Scheme or National Maternity Benefit Scheme? So it is National Security Scheme, क्योंकि ये आंसर है बिकॉज ओल्ड एज पेंशन स्कीम, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट ये सारे हमारे एनसैप के पार्ट हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी स्कीम जैसी कोई चीज़ इसका हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन डी बिकम्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रेंड्स प्लीज़ इग्नोर थोड़ा सा नंबरिंग का, क्वेश्चन नंबरिंग का थोड़ा सा इशू है, बट प्लीज़ पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, सेक्शुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स one's own mother and hatred toward one's own father is developed in which of the following stages of development? Term anal is used for male and phallic is used for female in Freud's theory of मेंटल डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो फ्रूड की जो साइकोलॉजिकल थेरी है हमने पढ़नी है, डेवलपमेंटल थेरीज गिवन बाय फ्रूड एंड एरिक्सन। सो आपके सिलेबस का ये हिस्सा है। तो फ्रूड की थेरी जो है उसमें ये क्वेश्चन है दैट सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स वंस ओन मदर एंड हेट्रेड टुवर्ड्स वंस ओन फादर डेवलप्स इनटू विच स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि आपको किसी को अपनी मदर की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, वेयर अपने फादर की तरफ कि ये मेरी मदर के क्लोज कैसे जा रहा है, दिस वुमन इज़ माई वुमन। लाइक कुछ बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको लगता है कि माई मदर कैन नॉट बी टच्ड बाई एनीबडी एल्स बट मी। सो दैट इज़ इन टू विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? phallic. As I said, phallic term is used for female. Question number 63, or I think there is a switch of the questions because there was 61 question was missing, so now it is here. Okay, question number 61, though we have discussed 62, so do not confuse it. Gambling is an example of which of the following types of corruption? जुआ जो है वो किस टाइप की करप्शन के एग्जाम्पल देता है हमें? इंडिविजुअल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव। इकोनॉमिक करप्शन नहीं है क्योंकि ये सोशल है, रिलीजियस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। गैम्बलिंग इज एन इंडिविजुअल करप्शन। आप इंडिविजुअल लेवल पे करप्ट होते हैं जब आप गैम्बल में पार्टिसिपेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स? equality in identity, equality in dignity, equality in morality, or equality in socio-economic standards. So the answer is equality in dignity, that all human beings have equal dignity, okay, no matter what are their backgrounds or what socio-economic backgrounds they have, or which class do they belong to. So all have equal dignity. So option B is the answer for question 63. Question number 64, which of the following is not an important feature of the Rajiv Gandhi Panchayat सशक्तिकरण अभियान? राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का कौन सा फीचर नहीं है? which is not an important feature? Promoting people's participation in decision making of panchayats, strengthening gram sabhas, strengthening panchayats financially, putting the panchayats and municipalities on the center stage. So option A, B and C are part of Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikarana Abhiyan, but option D is not a part of it. So this is the answer. Question number 65. Sandhya has a habit of washing her hands frequently as she fears that if she touches anything she will get sick. Sandhya would be suffering from which of the following types of anxiety disorder?
तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, स्पेशली कोविड के टाइम पे ऐसे थोड़े कईयों को हम कहते थे तुम थोड़े से पागल हो गई हो, दैट यू आर जस्ट वॉशिंग योर हैंड्स रिपीटेटिवली, कुछ टच किया कहीं मुझे ये ना हो जाए, ये टच कर दिया वो ना हो जाए, इवन इफ यू आर इनटू योर ओन होम जहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह का जो डिज़ॉर्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ॉर्डर, पैनिक डिज़ॉर्डर, फोबिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक। सो एज हमने विनय वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था दैट पैनिक डिज़ॉर्डर क्या होता है कि आप किसी सिचुएशन से एकदम से पैनिक में आ जाते हो, सो दिस इज़ नॉट द आंसर। फोबिया क्योंकि उसे डर तो नहीं है। पोस्ट ट्रॉमेटिक बिकॉज शी इज़ नॉट met with any trauma or any accident. So what could be the answer? It is the obsessive compulsive disorder. आपको obsession है कि compulsorily आप कोई चीज़ को करते रहते हैं क्योंकि आपको उस चीज़ से obsession हो गई, आपको मतलब दिमाग में कोई चीज़ है ना बैठ गई, वहम सा हो गया। So this is option A. Question 66. Which institution was established in 1990 in India to deal with the cases related to violation of women's rights? 1990 में कौन सी इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था टू डील विद दी केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ विमेंस राइट? तो विमेन की राइट वायलेशन ना हो इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था? दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ विमेन ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी कुछ नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कॉन्ग्लोमेरेट फॉर विमेन, नो। सो दिस इज द आंसर। नेशनल कमीशन फॉर विमेन वाज फॉर्म्ड इन 1990। क्वेश्चन नंबर 67. Which of the following is not a form of untouchability? Untouchability की फॉर्म कौन से ऑप्शंस में आपको नहीं दिखाई देती? शेड्यूल कास्ट पर्सन नॉट अलाउड टू शेयर द सेम सीट एज एन अपर कास्ट पर्सन वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. दिस इज़ अ स्ट्रेट एग्जाम्पल ऑफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कि आप एक शेड्यूल कास्ट मेंबर को अलाउ नहीं कर रहे हैं बस में सीट में बैठने के लिए क्योंकि वहाँ पे अपर कास्ट ने बैठना है. शेड्यूल कास्ट नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी वेल यूज्ड बाय अपर कास्ट की पानी पीना अलाउ नहीं कर रहे आप किसी को क्योंकि वो अपर कास्ट का है. Friends of scheduled caste groom are not allowed to have drinks in his marriage. School does not allow admission to a child who is in SC. ये सब एग्जाम्पल्स हैं अनटचेबिलिटी की. बट अगर किसी शेड्यूल कास्ट दूल्हे के फ्रेंड्स को मना किया जाता है कि आप शादी में ड्रिंक्स नहीं लेंगे, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम करेंगे, तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस या अनटचेबिलिटी नहीं है. रादर दिस इज़ लाइक अ मॉरल कंडक्ट दैट दिस इज़ नॉट गुड इन पब्लिक प्लेस. So option C becomes the answer. Which of the following is not the reason behind poverty in rural area? Underemployment, primary education, large families or inadequate health care. इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है रूरल एरियाज़ में गरीबी का? नहीं है. अंडर रीज़न है. लार्ज फैमिलीज़ भी गरीबी का कारण है क्योंकि बड़ी फैमिलीज़ में एज वी सी कुछ लोग काम करते हैं बाकी एज पैरासाइट सिर्फ कंजम्पशन करते हैं. इनएडिक्वेट हेल्थ केयर क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे तो भी गरीबी रहेगी. प्राइमरी एजुकेशन तो पॉवर्टी को रिमूव करती है. सो दिस इज़ द ऑप्शन इज़ बी. Primary education is not the reason behind poverty. Rather, it is a mean to eradicate poverty. Question number 69. 10 fundamental duties were added to the Indian Constitution in the year. किस अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? सो दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. So the answer is D, 1976. Move on to question number 70. Pooja is terrified of lizards. She could be suffering from a or an which disorder? पूजा को lizard से, especially lizard से बहुत डर लगता है. तो what is this?
जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, पैनिक और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पैनिक नहीं है, ऑब्सेसिव कंपल्शन भी नहीं है, और ये GAD यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी भी नहीं है। सो दिस इज़ अ फोबिया डिसऑर्डर, क्योंकि उसे डर लगता है ना। लाइक हम कहते हैं मुझे पानी से डर लगता है, नो आई एम हाइड्रोफोबिक, मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे आग से डर लगता है, उसे लिजर्ड से डर लगता है। दिस इज़ अ फोबिया डिसऑर्डर। Question number 71 is here. Right to life and liberty is an example of what? Right to life and liberty is an example of justiciable rights, non-justiciable rights, socio-cultural rights, or economic, social and cultural rights. What do we say? Right to life and personal liberty is a fundamental right, and fundamental rights are justiciable. That means that we can move to the court if they are violated. So, right to life and personal liberty is a justiciable right because it is a fundamental right. Question number 72, there is a correction in the question itself. What does the term carpenter's square, carpenter's स्क्वायर मीन? कारपेंटर स्क्वायर क्या होता है? नॉर्म, वैल्यू, मोर्स और फोकवेज। सो कारपेंटर स्क्वायर जो टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर द नॉर्म्स, ओके, बिकॉज देर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स. सो दिस स्क्वायर इज फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड एज कारपेंटर स्क्वायर. हियर कम फोकवेज, यहाँ मोर्स आ जाते हैं, जहाँ पर टैबूज आ जाते हैं, ओके, और यहाँ पे आई थिंक आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं. सो और देयर इज समथिंग एल्स, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, बट दिस इज कॉल्ड एज कारपेंटर स्क्वायर. दीज आर ऑल व्हाट? नॉर्म्स. तो नॉर्म्स के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है, कारपेंटर्स स्क्वायर. Question number 73, social security, right to education and right to join trade unions are a part of which of the following rights in the Russian Revolution? So here Russian Revolution से question इसलिए आ गया क्योंकि ये human rights की मतलब थोड़ी सी foundation बनाते हैं. So right to education, right to join trade union, right to social security, these are part of socio-economic rights, political rights, economic और communication rights. ये सिर्फ economic rights नहीं हैं, but they are socio-economic rights. So option A is the answer because they all form part of your social economic rights. Option A is the answer for question 73. Question number 74, in which year was the national program for the control of blindness launched? So disability का जो आपका टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन हमें आया है कि किस साल नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च्ड. सो इट वाज 1976. Option A is the answer for this. Question number 75. 13-year-old Rohan is working in a cigarette factory with many other children of similar age. 13 साल का बच्चा है रोहन और उसके साथ और बहुत सारे बच्चे सिगरेट फैक्ट्री में काम करते हैं. तो ये इलीगल है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ इलीगल ऑफ कोर्स, बट अंडर विच आर्टिकल? It is the violation of the fundamental right of the children because they cannot be employed, and they cannot be employed under Article 24 into such occupations which are hazardous to their health, to their mental and their physical growth and in any manners. अभी तो बच्चों की जो employability है, बच्चों से काम करवाना totally illegal है under Article 24. Answer is C. 76 question number says, which of the following is not a function of the United Nations Security Council? Security Council, UN Security Council का क्या काम नहीं है? It is responsible for world peace, ये इसका काम है. It takes military action against militants. Yes. It elects the non-permanent members. It formulates plans for establishing a system to regulate armaments. Okay, A, B and D are its functions, and the option C is the answer because it does not elect the non-permanent members. So option C is the answer, that it does not elect the non-permanent members of the UNSC.
Question 77. Which of the following is a character of human rights? Human rights का कौन सा character है? They are absolute in character, essential for cognitive development, based on the laws of nature, or stable in nature. Which is a characteristic of the human rights? They are absolute in character, essential for cognitive development, based on the law of nature, stable in nature. So the answer is option C, because by nature all the human beings are equal and they all should have equal chances of, you know, existence and prosperity and growth and development in the world society. तो human rights का base बनाते हैं, they are, you know, based on the law of nature. Option C is the answer. Well, there is a repeat for this question because the next question also you see, question number 78 is the same, so we'll ignore this. Move on to question 79. The term female infanticide means, very simple I think. Female infanticide, side term is to kill, okay. Kill है infant, जो बच्चे छोटे 2 साल से नीचे होते हैं, और female are of course मतलब कि girl infants. Female infanticide is killing the girl infants who are under the age of 1 year. Intentionally killing a girl child within 1 year of its birth, intentionally or unintentionally killing a girl child within 1 year of its birth, death of a girl child due to unavoidable circumstances, or a missing girl child in suspicious circumstances. Missing girl ये नहीं आएगा क्योंकि मिस हो गया है कोई, अगर गुमशुदा कोई गुम हो गया तो दैट डजंट मीन कि उसको मारा गया है. डेथ ड्यू टू अनअवॉइडेबल कंडीशंस, कोई बीमार हो सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल या कुछ भी, या एक्सीडेंटली कोई मर जाए तो वो भी इन्फेंटिसाइड में नहीं आता. इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अब जहाँ पे अनइंटेंशनली आ गया तो ये भी नहीं है, बट इट बिकम्स ऑप्शन ए कि इंटेंशनली गर्ल चाइल्ड को विद इन 1 year ऑफ एज उसको जब मारा जाता है उसे हम कहते हैं व्हाट? Female infanticide. Question number 80. Anita is a worker in a shoe factory. उसकी फैक्ट्री में males are getting higher pay than 14 women for the same work and the same position. तो equal remuneration for equal work और equal pay for equal work जो है हमारा directive principles of state policy में एक आर्टिकल है जिसमें कहा जाता है that men and women irrespective of their gender इक्वल काम के लिए, बराबर काम के लिए बराबर आपको सैलरी मिलनी चाहिए. तो अनीता जो है शू फैक्ट्री में काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे जो मेन हैं उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं. तो ये कैसे, विच फंडामेंटल राइट इज़ नेग्लेक्टेड इन दिस सिनेरियो? तो एज आई मैंशन इट इज़ आर्टिकल 39D. ओके. वेल आई शुड से दैट ये फंडामेंटल राइट्स जो लिखा है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बट उनका राइट नेग्लेक्ट हो रहा है. बट दिस इज़ नॉट एक, मतलब ये अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही इंक्लूडेड है ये. सो आर्टिकल 39D, व्हेन एवर क्वेश्चन कम्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट इज़ आर्टिकल 39D. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 81. 8-year-old Diksha is trying to adjust at her new school. She is in which of the following stages of development? एक 8 साल का बच्चा अपने नए स्कूल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी. So stages of development जब हम पढ़ेंगे तो we'll find there are different stages. So she is said to be into the stage of इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, कि वो जिस नए स्कूल में गई है उसको लगता है कि अभी वो वहाँ के माहौल के हिसाब से थोड़ा इन्फीरियर फील करती है. सो ऑप्शन डी बिकम्स द आंसर, इंडस्ट्री वर्सेस द इन्फीरियॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 82. Which of the following diseases is not governed under the National Vector-Borne Disease Control Program? National Vector-Borne Disease Control Program के अंडर ऑफ कोर्स वी नो वेक्टर बोर्न कौन सी डिजीज़ेस या कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल मलेरिया या डेंगू की बात करते हैं, चिकनगुनिया एंड ऑल दैट की बात हम करते हैं, दैट आर
हमें इन्फेक्शन किसके थ्रू होती है, जैसे हमें अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है, जैसे कोई मच्छर काट जाता है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? चिकनगुनिया है क्योंकि ये भी एक मस्कीटो के बाइट से होता है, जापानीज़ इंसेफेलिटीज़ भी इससे होता है, फाइलेरिया भी फाइलेरियल वर्म होता है, अगर जब वो बाइट करता है तो हमें फाइलेरियासिस करके बीमारी हो जाती है। बट HIV जो है दिस इज़ नॉट अंडर इट बिकॉज दिस डिजीज़ इज़ नॉट वेक्टर बोर्न। तो ये डिजीज़ ही जब वेक्टर बोर्न नहीं है तो इस प्रोग्राम के अंदर इसको कवर कैसे कर सकते हैं? सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, वाई इज़ 21 जून 1946 एन इम्पॉर्टेंट डेट विद रेफरेंस टू ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन? ह्यूमन राइट या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के लिए ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है? 21 जून को क्या हुआ था? Adoption of Universal Declaration? No. Establishment of Committee for the Preparation of UDHR, the Economic and Social Council framed the terms of reference of Universal Declaration, or committee chairperson was appointed. So what happened on 21st of June? Why is this date important? Because it is option C, the Economic and Security Council framed the terms of reference of Universal Declaration. तो इस दिन हमारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम की गई थी ऑन 21st of June. Move on to question number 84. People worry about everything in which kind of disorder? So देखिए हमारे जो भी फोबिया जो भी डिज़ॉर्डर्स हैं ना साइकोलॉजिकल जो आपके सिलेबस में दिए हैं, पुराने पेपर में भी उसके 4 से 5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि जब आपको कुछ लोगों को ना हम कहते हैं कि इसको हर चीज़ की टेंशन होती है, सुबह होती है तो नाश्ते की टेंशन है, कोई आ जाएगा, घर साफ़ नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मैं कहीं रास्ते में फंस गई तो क्या होगा, मतलब जैसे सम पीपल आर वरीड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. तो इस तरह के डिज़ॉर्डर को हम क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर, कि यू आर एंग्शियस अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन जनरल. सो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर इसे हम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. Ramesh is a leader of a political left party. He is discussing the human rights. He would be discussing mainly which of the following rights? Left party कौन सी होती हैं? जो socialist या थोड़ा revolution की बात करते हैं, who are not in consensus with the parties in rule. So रमेश जो है वो ऐसी एक left party के leader हैं and वो human rights की discussion कर रहे हैं. So what kind of rights he would be interested into? हमें क्या लगता है? Left parties are mostly interested into what? Economic rights, civil, religious और social rights. So जो left parties होती हैं ना, तो they are mostly or interested or talking about economic and social rights of the people, because they are they mainly are based, या उनका जो social base होता है या उनके followers कौन लोग होते हैं? Who are discriminated and neglected sections of the society. So left parties जो है लेफ़्ट पार्टी के लीडर्स जो हैं वो बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की. सो दिस बिकम्स द आंसर ऑप्शन बी. Okay, we have reached to the end of the slide, and with this we have discussed most of the questions that are related to the present syllabus जो हमारे पिछले क्वेश्चन पेपर में आए थे, जो कि हुआ था ऑलमोस्ट 7 से 8 साल पहले 2015-16. बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट द सिलेबस फॉर स्पेशलाइजेशन कोर्स मैचेस मोस्टली विद दैट, और अभी वाला जो सिलेबस है वो और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और वास्ट है. सो विद दिस we have discussed the previous year question papers, but our MCQ discussion series will be continued. टॉपिक वाइज हम अपने MCQs को उठा के आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, सो दैट दे हेल्प यू इन दी अपकमिंग एग्जाम एज वेल एज आपकी प्रैक्टिस होती जाए विद द टॉपिक्स रिलेटेड. थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, बिकॉज हमारा अगले सिलेबस की वीडियोज़ बहुत जल्द आने वाली हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू.